हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो हमारे एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं सीजीएल के, तो जिन लोगों के ऑलरेडी हो मतलब दे चुके हैं वो, आई होप उनका अच्छा हुआ होगा। जो देने वाले हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये हमारा सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 7 कर चुके हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनिंग पूछ रहा है आपसे, तो आपको मीनिंग बताना होगा। मीनिंग बताने के लिए पहले आप लोग अपना शब्द देख लीजिए। आपका शब्द है जुबिलियंट, तो आपका शब्द है, उसके बाद में आपको इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, ओके। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, यूफोरिक, मीन्स व्हेन यू आर वेरी हैप्पी। तो यहाँ से बताओ कौन सा शब्द है जो आपको हैप्पी वाला शब्द दिखाई दे रहा है ना? रिजॉइसिंग। तो रिजॉइसिंग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना हम लोग। तो ये हो गया इसका सिनोनिम, तो ये हो गया इसका सिनोनिम। उसके अलावा अगर हम बात करें, डिजेक्टेड का मतलब होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा सैड होते हैं, बहुत ज्यादा डेस्पॉन्डेंट होते हैं, पॉन्ड पे बैठे हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सैड है। सेम मीनिंग होता है आपका सोमवार का। और जॉक्यूलर का मतलब होता है ह्यूमरस, कोई चीज जो मजाकिया होती है ना, ह्यूमरस, तो वो होता है आपका जॉक्यूलर। ठीक है, और डिजेक्टेड मीन्स व्हेन यू आर वेरी सैड। तो और जुबिलियंट का मतलब क्या हो जाएगा? जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, हैप्पी, यूफोरिक। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके, आप लोग मुझे दो चार सिनोनिम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछेगा, क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है, यानी ऑपोजिट पूछ रहा है। तो करेज, करेज का मतलब एज यू ऑल नो साहस होता है। करेज का मतलब साहस होता है। अच्छा, तो अगले, लेकिन इसने तो हमसे विपरीत पूछा है ना, इसका ऑपोजिट पूछा है। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब भी साहस हो गया, तो ये तो इसके जैसा मीनिंग कैरी हो गया। और फियर का मतलब डर होता है, फियर का मतलब डर हो गया। ठीक है, और वीकनेस का मतलब कमजोरी। और आपका कॉवर्डिस का मतलब होता है कायर। अगर कोई ब्रेव है तो ब्रेव का ऑपोजिट क्या बनेगा? कायर। इसलिए इसका ऑपोजिट बना सी ऑप्शन। नेक्स्ट में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग के साथ में हम इस शब्द का मीनिंग भी जानेंगे। ये आपका शब्द है कॉमनस्यूरेट। कॉमनस्यूरेट का मतलब, अब देखो इसमें से स्पेलिंग कौन सी है? मीन, MEAN नहीं रहेगा, तो MEAN मीन नहीं रहता है। कॉमनस्यूरेट में मीन नहीं रहेगा। मैन में ए वाला नहीं आता है, ई वाला आता है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ तक तो दोनों में सेम सेम स्पेलिंग हो गई। फिर यहाँ से SU होता है, SU होता है, SA नहीं होता है। कॉमेंसूरेट, श्यूरेट, SURACE। तो स्पेलिंग क्या है इसकी? पहले कॉम, फिर मैन, फिर शू, और फिर रेट। कॉमेंसूरेट, और कॉमेंसूरेट का मतलब होता है किसी चीज के इक्वल, इक्वल टू समथिंग, है ना? इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डिंग टू समथिंग। ठीक है, तो कमेंसुरेट की स्पेलिंग याद रखनी है। पहले कॉम, फिर MEN मैन, प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला नहीं, फिर SU, फिर रेट। फिर आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना होगा एरर, कि कौन से पार्ट में आपका। He was not able to concentrate because of the continual music being played next door. He was not able to concentrate, मतलब वो concentrate नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो लगातार म्यूजिक चल रहा था उसके जस्ट घर के बगल में ही, जो लगातार म्यूजिक चल रहा था, जिसके कारण वो
अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब देखो ये दो शब्द होते हैं आपका। एक शब्द होता है कॉन्टिन्यूअस और एक शब्द होता है कॉन्टिन्यूअस। दोनों के अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं। कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज जो है वो लगातार तो है लेकिन रुक रुक कर, मतलब वो विद ब्रेक उसमें आ रहा है ना। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है कोई काम लगातार हो तो रहा है लेकिन रुक रुक कर, मतलब विद ब्रेक, उसके अंदर कोई ना कोई एक ब्रेक आ रहा है ना। अगर जैसे कि मान लीजिए बारिश है ना, बारिश दो तरीके से हो सकती है। मान लो 3 दिन से ना बारिश हो रही है, लेकिन बीच बीच में ना कुछ कुछ देर के लिए रुक जा रही है बारिश, आप क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूअल रेन ना। 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है बट बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक जा रही है, उसमें ब्रेक आ रहा है ना, एक ब्रेक उसमें है, बीच में ब्रेक आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअल। इसका मतलब भी लगातार होता है बट विदाउट ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, यानी कि लगातार वो काम हो रहा है विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक अगर वो कोई काम हो रहा है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, और विद ब्रेक अगर कोई काम हो रहा है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअल लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो म्यूजिक है वो बिना ब्रेक के वहां पे उसके नेक्स्ट डोर में क्या हो रहा है, मतलब म्यूजिक वहां पे चल रहा है ना। तो सॉरी, वहां पे क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअल नहीं आएगा, वहां पे कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना ब्रेक के म्यूजिक, जो म्यूजिक वहां पे प्ले हो रहा है जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। याद रखिएगा दोनों शब्द होते हैं कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है कोई काम जो हो रहा है उसके बीच में कुछ देर का ही सही बट एक ब्रेक लग रहा है, और कॉन्टिन्यूअस में कोई भी ब्रेक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लगातार म्यूजिक चल रहा है। याद रखिएगा टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल वाटर्स रन डीप। आप कह सकते हो ये एक कहावत की तरह भी है, और इस कहावत का एक मतलब होता है, जो लोग इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं ना, इंट्रोवर्ट लोग कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो बहुत शांत होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब आपको बताऊं अगर मैं, तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, और वर्ड का मतलब होता है टर्न। तो ऐसे लोग जो अपने इनसाइड ही टर्न होते रहे, मतलब ज्यादा दूसरे लोगों में उनको घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो उन लोगों को कहते हैं हम इंट्रोवर्ट। ये लोग कैसे किस्म के होते हैं, ये लोग बहुत शाय होते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं ये लोग ना, दे प्रीफर सॉलिट्यूड। तो देखो इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं, बड़े शांत होते हैं, और जो लोग बहुत शांत होते हैं ना, जनरली वो गुड लिसनर होते हैं। और गुड लिसनर क्या होंगे कि जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। दे आर द कीन ऑब्जर्वर। तो ये लोगों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो जब ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी तो आप कैसे होगे, आप बात की गहराई तक जानते हैं। तो कह सकते हो कि ये एक प्रोवर्ब टाइप का है कि जो चीज़ें शांत होती है ना वो बहुत गहरी होती है ना। तो डीप वाटर्स रन डीप, सॉरी स्टिल वाटर, जो शांत पानी है वो कैसा होता है, गहराई में होता है। तो ये एक तरीके की आपका एक प्रोवर्ब किस्म का हो गया है, और इसमें यही मतलब होता है इसका कि जो लोग बड़े शांत होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर मान लो कोई इंट्रोवर्ट पीपल अगर कुछ बोलेगा तो उसकी बात को हर कोई इंसान बड़े ध्यान से सुनना चाहेगा। बट अगर एक्सट्रोवर्ट है ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, और कभी कभी उसको हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। तो बस यही है, स्टिल वाटर्स रन डीप में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है।
द जॉब इज डन, द जॉब इज अंडर द, ओके। अब देखो यहाँ पे पढ़ते ही समझ में आ गया कि एरर इस पार्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल्स के बाद में हमेशा नाउन आता है, और हमें यहाँ पे डायरेक्ट का नाउन फॉर्म चाहिए। तो डायरेक्ट का नाउन फॉर्म क्या बने? डायरेक्शन। और वैसे भी आप जानते हैं जिन शब्दों के लास्ट में आई ओ एन लगता है वो आपके क्या होते हैं? नाउन फॉर्म। तो द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस जॉब्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद में हमारा एक नाउन आना कंपलसरी है। आप अपना कॉपी में इसको बात को इम्पोर्टेंट डाल के लिख सकते हैं। जैसे कि इसीलिए जो ये सेंटेंस है, मान लो ये एक आपका सेंटेंस है, शी इज अ ब्यूटीफुल, गलत हो जाएगा। बाय, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद में ये आर्टिकल है आपका, इसके बाद में यहाँ पे ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है लेकिन कोई नाउन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर आपको ये सही बनाना है, आर्टिकल को लगाए रखना है, तो यहाँ पे आपको नाउन लगाना होगा। आप गर्ल लगाएंगे, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सही हो जाएगा, बट शी इज ब्यूटीफुल होगा, शी इज अ ब्यूटीफुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका आर्टिकल आया हुआ है तो उसके राइट हैंड साइड में नाउन कंपल्सरी है प्रेजेंट होना। आर्टिकल देखो, ये हमारा आर्टिकल है, यहाँ पे हमें नाउन फॉर्म चाहिए, तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, ना कि डायरेक्ट चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में गलत। ठीक है, अब आगे देखो। फिलर का क्वेश्चन है, पोर द जूस डैश द ग्लास। नाउ सी वन थिंग, जो जूस है हम उसको एक, मान लो कि ये एक आपका जार है, सपोज दिस इज योर जार, और जिसमें से आप यहाँ से इसमें से आपको क्या करना है? जूस को गिराना है। तो ये आपका एक जार है, जिसमें से आप जूस को गिरा के एक ग्लास के अंदर डाल रहे हैं। तो ये आपका एक ग्लास हो गया। जब आप इस जूस को इसके अंदर डालेंगे, तो अब ये इस जार से इस ग्लास के अंदर आ रहा है, यानी कि इसके अंदर एक मूवमेंट हो रही है, और यहाँ से यहाँ आने में इसका एक मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर ये जो जूस ऑलरेडी इसके अंदर है ना, इस जार के अंदर, तो हम बोलेंगे इन द जार, द जूस इज इन द जार। अगर वो ऑलरेडी उस जार के अंदर है, बट अगर आप उस जार से उस ग्लास के अंदर डाल रहे हो, आप एक मूवमेंट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आप क्या करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पोर द जूस इनटू द ग्लास, अगर आप ग्लास के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो ऑलरेडी ग्लास के अंदर है तो इन द ग्लास हो जाएगा, ऑलरेडी उस ग्लास के अंदर है। लेकिन अगर आप उस ग्लास में डाल रहे हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे उधर डाल रहे हैं, तो इनटू द ग्लास। दोनों ही सही है, बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अगर आप ऑलरेडी किसी किसी चीज के अंदर हैं, आप ऑलरेडी किसी वॉल्यूम के आप अगर ऑलरेडी अंदर हैं तो इन आ जाएगा, बट अगर आप उस वॉल्यूम के अंदर एंटर कर रहे हैं तो इनटू आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रिवर में आप ऑलरेडी तैर रहे हैं तो यू आर इन द रिवर, बट अगर आप रिवर में जंप करे हैं तो यू जंप इनटू द रिवर। I hope you understand the difference between in and into. If there is a movement and there is change in the state, then we use into. Otherwise, in the jar का मतलब already वो उस jar के अंदर है, हम लोग ऑलरेडी इस रूम के अंदर हैं, तो इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस जार से इस ग्लास के अंदर डाल रहे हो, इस जार से इस ग्लास के अंदर जब डाल रहे हैं, तो हम यहाँ से यहाँ जाने में एक मूवमेंट हो रहा है, तो इनटू द ग्लास होता है। आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नोन। ओके, तो मैं सुबह से ना, सॉरी दोपहर से मैं इस काम में, मतलब इस प्रॉब्लम को क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, मैं इस प्रॉब्लम को डील कर रही हूँ सुबह से। ओके, तो आई हैव बीन वर्किंग
ऑन दिस प्रॉब्लम ना, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नून। तो दोपहर से मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, वर्किंग ऑन। सुषमा हैज अ डीप डैश फॉर ड्रंकर्स। मतलब जो लोग पियक्कड़ होते हैं तो उनको ये लड़की है, ये क्या करती है, उनको बहुत ज्यादा नफरत करती है। एज यू कैन सी, यहाँ पे ये आपका आर्टिकल दिया हुआ है, एंड आई, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपका एडजेक्टिव हो गया है। तो हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, एक नाउन की जरूरत है। ठीक है, हेट, आई हेट यू, ये वर्ब हुआ। शी हेटेड मी, ये भी वर्ब हुआ। एंड हेटिंग, हेटिंग वैसे तो कुछ होता नहीं है, स्टेट फॉर्म है ये। और हेट्रेड, ये आपका नाउन फॉर्म होगा। तो ये दोनों वर्ब फॉर्म हो गए, ये नाउन फॉर्म हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आएगा। तो सुषमा हैज अ डीप हेट्रेड फॉर ड्रंकर्स। सुषमा आप देख सकते हो, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। और वहाँ पे हम जानते हैं आर्टिकल के बाद में हमें नाउन फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो और वहाँ पे हमारा हेट और हेटेड हमारे वर्ब हैं, तो हमें क्या लगाना होगा, हेटेड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए वहाँ पे एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैरी द बॉल। इडियम्स बताने हैं हमें। इडियम्स में देखो, कैरी द बॉल। अब बॉल जो है वो आपके पास में है। अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं और बॉल अब आपके पास में आ जाए, ठीक है ना, अब बॉल आपके हाथ में है, तो अब आप क्या हो गए, अब आप उस बॉल के चार्ज में हो ना, बी इन द चार्ज। मतलब अब आप हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं। तो बी इन चार्ज का मतलब क्या हो गया, अब आप वहां पे चार्ज हो गए। अगर बॉल आपके पास में है तो अब आपके पास में जो रूल हो गया ना, अब आप उस बॉल को कहाँ देने वाले हैं, अब आपका चार्ज रहेगा। तो बी इन अ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो बॉल है वो आपके पास में है, तो अब आप बॉल को लेके कैसे डिसीजंस लेते हैं, तो बी इन चार्ज। काउच पोटैटो, ओके। काउच पोटैटो वाले कौन से लोग होते हैं, काउच पोटैटो, देखो पोटैटो कैसा होता है, गोल गोल होता है ना, तो पोटैटो कहते हैं कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ओके, तो पोटैटो कैसा होता है, एकदम गोल गोल होता है। और काउच ना, सोफे को ना काउच भी कहते हैं, तो सोफा को काउच भी कहते हैं। और कोई पर्सन है जो सोफे पे बैठ के सिर्फ आलू खाए जा रहा है ना, सोफे पे बैठ के वो सिर्फ अगर आलू खाए जा रहा है, तो अब वो कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अगर वो सोफे पे बैठ के आलू खाए जा रहा है, और जनरली हम लोग सोफे पे बैठ के कुछ खाते हैं, तब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं ना। तो हम सोफे पे बैठ के आलू खाए जा रहे हैं और हम टीवी देखते वक्त हम जनरली ये सब चीजें खाना प्रीफर करते हैं। तो अब बताओ, ओल्ड पर्सन हु हैज ओल्ड फैशन आइडिया, एब्सोल्युटली नॉट, कोई रिलेशन ही नहीं है। A person who prefers to watch television, okay, हाँ definitely. A person who does not seem very friendly, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। Someone who stays calm and does not show their emotions, नहीं, है ना। तो काउच पोटैटो वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। तो काउच पोटैटो वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, काउच पोटैटो। तो अ पर्सन हु प्रीफर्स टू वॉच टेलीविजन, उन लोगों को हम कहते हैं काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो कौन हुए, वैसे व्यक्ति जो लोग बहुत ज्यादा क्या देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं। ठीक है, टर्न डाउन। टर्न डाउन, अगर आपकी जो शक्ल है ना, वो डाउन हो गई। कब डाउन हो जाती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे होते हैं, जब हम लोग बहुत ज्यादा कैसे फील कर रहे होते हैं, होपलेस फील कर रहे होते हैं, कैसे महसूस कर रहे होते हैं, डिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। देखो रिजेक्टेड का मतलब अलग हो गया, डिजेक्ट का मतलब हो जाता है जब आप बहुत सैड फील कर रहे होते हैं ना, उसको कहते हैं डिजेक्ट। अगर कोई रिजेक्ट कर देगा तो हम डिजेक्ट ही महसूस करेंगे ना।
तो और देखो कैसे दिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट, डिजेक्ट। कंफ्यूजन नहीं करना है। टर्न डाउन, अब अगर हमारी गर्दन टर्न डाउन हो जाए ना, हमारा जो फेस है वो ऐसे हो जाए, तो टर्न डाउन कब हो गया, जब हम बहुत ज्यादा कहते हैं दुखी हैं, जब हम बहुत ज्यादा कहते हैं सैड हैं। तो डिजेक्टेड होना, जब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, तब हम लोग कैसे हो जाते हैं, टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का हो जाएगा डिजेक्टेड। जब बहुत ज्यादा होपलेस है ना, बहुत कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा टर्न डाउन। समझ में आया? वन हु कॉपी फ्रॉम अदर राइटर्स। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताना है। देखो, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। ठीक, देखो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है, प्लूरल, और फिर आईएसटी दिखाई दे रहा है। तो आपको याद रखना है, ये हमने बताया हुआ है, ये पर्सन के लिए बात करते हैं, ठीक है। और ये प्लूरल कौन हो गए, जो एक से ज्यादा हो गया, मैनी हो गया। तो प्लूरलिस्ट कौन होते हैं, वैसे व्यक्ति होते हैं जो एक से ज्यादा कल्चर्स में, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के कल्चर कस्टम्स के लोग जब एक साथ रहते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि ये डेमोक्रेटिक टाइप हो जाएगा, जहाँ पे एक से ज्यादा धर्मों को माना जाता है, एक से ज्यादा कल्चर्स को वहाँ पे वैल्यू होती है, एक से ज्यादा बिलीफ लोगों के होते हैं, तो वो हो गया प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट वो लोग होंगे जो एक से ज्यादा कल्चर्स को, बिलीफ को, हमारा इंडिया कैसा है, हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोग प्लूरलिस्ट है ना, हम लोग अलग धर्मों को भी मानते हैं, उनको भी वैल्यू देते हैं ना। तो ये तो वो वाला हो गया। इमिटेटर और कॉपी कैट। इमिटेटर वो हो गया ना जो दूसरों की नकल करते हैं, इमिटेटर और कॉपी कैट वही हो गया ना। अब नेक्स्ट वर्ड बचा है हमारा प्लेगरिस्ट। तो प्लेगरिस्ट में देखो आईएसटी लगा हुआ है, अगेन ये पर्सन की बात कर रहे हैं। और प्लेगरस होता है, प्लेगरस का मतलब होता है किडनैपर, है ना, किडनैपर। और किडनैपर क्या होते हैं, किडनैप करते हैं। और जनरली ये क्या किडनैप करते हैं, ये किडनैप करते हैं दूसरे लोगों के शब्दों को। क्या किडनैप करते हैं, ये किडनैप करते हैं दूसरे लोगों के शब्दों को। तो किडनैपर, तो किडनैप करते हैं दूसरे लोगों के शब्दों को। तो वन हु कॉपी फ्रॉम अदर राइटर, जो दूसरे लोगों के राइटर से उनकी चीजों को कॉपी करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं फ्लैग। है, जो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं दूसरे लोगों से, उनके आइडियाज को, उनके शब्दों को कॉपी करते हैं, उनको कहते हैं प्लेगरिस्ट। प्लूरलिस्ट वो लोग होते हैं जो एक से ज्यादा आपके धर्मों को, उनको मानते हैं। कॉपी कैट और इमिटेटर तो नॉर्मल किसी भी चीज की नकल उतारना। थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, वो चीजें हैं जिनको आप फेल्ट यानी महसूस कर सकते हो और टच कर सकते हो। अब देखो हम लोग ने पढ़ा हुआ है पैंडेमिक। पैंडेमिक में हम जानते हैं पेन प्लस डैम, डैमोस। तो पैंडेमिक में क्या होता है, जिसे हम आज की डेट में तो ये बहुत कॉमन शब्द है, डैम, पैन का मतलब ऑल ओवर, और डैमोस का मतलब होता है लोग। तो जो सारे ऑल ओवर लोगों के अंदर कोई बीमारी फैल जाती है, जिसे महामारी कहा जाता है ना, दैट इज पैंडेमिक। एंड देन द नेक्स्ट वर्ड इज योर पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है जिस चीज को क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके, टच किया जा सके, दैट इज योर पैल्पेबल। और पैनक्रोमेटिक इज रिलेटेड टू द कलर, ठीक है। तो जिस चीज को छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, उसको कहते हैं पैल्पेबल। और जिस चीज को छुआ ना जा सके उसको क्या कहेंगे, टेंजिबल भी इसी को कह सकते हैं। इसका एक सिनोनिम टेंजिबल भी हो सकता था, जिसको टच किया जा सके। इनटेंजिबल, जिसको टच ना किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा वो चीज। और ये क्या है, ये रियल है, वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं। देखो अगर मान लो आपको इलेक्शंस का नहीं पता हो बट बाकी शब्दों के बारे में पता हो, तो भी आप निकाल सकते हो।
पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में आप देख सकते हो हमें लॉजी लॉजी लगा हुआ है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना या फिर साइंस। लॉजी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है या तो स्टडी करना या फिर साइंस। ठीक है। अब देखो पैथोस, पैथोस का मतलब होता है, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, उस बीमारी के कारण को जानना है, बीमारी के कारण को जानना कि वो जो बीमारी है, जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है उसका रीजन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या क्यों हो रही है। तो डिसीज की जब स्टडी कर रहे हैं कि वो डिसीज का कारण, जो प्रॉब्लम है उसका कारण क्या है, तो पैथोस का मतलब बीमारी हो गया है ना। और फिलोलॉजी का मतलब, वैसे देखो फिल का मतलब होता है लव, और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो फिलोलॉजी मतलब वैसे लोग होते हैं जो लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं लैंग्वेज को स्टडी करना। तो जो लैंग्वेज को स्टडी करना पसंद करते हैं उनको फिलोलॉजी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पैलियोन्टोलॉजी। तो ये वाला हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा एक हमारे पैलियोलिथिक्स, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक्स करके, एक नियोलिथिक करके हमारे हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है। और पैलियोस का होता है हिस्ट्री में एंशियंट, है ना। तो एंशियंट की जो, एंशियंट के बारे में जो पढ़ते हैं कि कैसे हमारी चीजें आई, सब कुछ के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं हम पैलियोन्टोलॉजी। और अब एक ही शब्द बचा, आपका सेफोलॉजी। और सेफोलॉजी में आपका बन जाएगा इलेक्शंस के, जो स्टैटिक्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम लोग आपका सेफियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। पैथोलॉजी मतलब जो बीमारी के कारण का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो आपके एंशियंट चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज पैलेंटोलॉजी। आपका सेफोलॉजी इलेक्शंस की जो स्टडी करते हैं। एंड देन द फिलोलॉजी, द पर्सन जो लोग साइंस, जो आपकी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत ज्यादा वो पसंद करते हैं, दैट इज द फिलोलॉजी। नेक्स्ट। ओके, आपको क्या करना है, करेक्ट करना है अगर एरर है तो, और नहीं है तो फिर आपको उसको वैसे ही मार्क कर देना है। देखो आप, ही enjoy to go on tours with his, with this children। ओके, with his children होना चाहिए था। चलो ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या इस पार्ट के अंदर एरर है, अगर एरर है तो है बताओ, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, टू गो फॉर टूर, टू गो ऑन टू, गोइंग ऑन टूर, गोइंग फॉर टूर। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, आप देख सकते हो एंजॉय आपका यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का हमने फिफ्थ फॉर्म लगाया है। अब ना कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जब अगर उनके बाद में दूसरी वर्ब आ रही है, जैसे आप जानते हो कि ये गो भी एक वर्ब है, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो अपने ना सिर्फ और सिर्फ अपने जेरेंड फॉर्म में आएगी, है ना, इन्फिनेटिव नहीं बन सकती है वो। तो वहां पे क्या आएगा, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में क्या आएगा, जेरेंड फॉर्म ही आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आ सकता है। तो टू गो नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, गोइंग आएगा। इंजॉय उसमें से एक वर्ब है जिसके बाद में अगर दूसरी वर्ब आएगी तो वो अपने जेरेंड फॉर्म में आएगी। जेरेंड फॉर्म का मतलब हो जाएगा आईएनजी फॉर्म में आना। ठीक है। अगर कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जिनके बाद में अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो वो अपने जेरेंड फॉर्म में आएगी। एंजॉय उनमें से एक वर्ब है इसीलिए वहां पे गोइंग आएगा, टू गो वहां पे नहीं आएगा। एंड गोइंग ऑन टूर्स होगा, गोइंग फॉर टूर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सीता was cooking in the kitchen when her husband was ringing the bell। Okay, now remember one thing, एक हम जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो हम उसमें इस तरीके से पढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस सॉरी, हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक होता है लॉन्ग एक्शन और एक होता है आपका शॉर्ट एक्शन। ठीक है, एक होता है लॉन्ग एक्शन, एक होता है शॉर्ट एक्शन। लॉन्ग एक्शन है जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, चल रहा है, और शॉर्ट एक्शन उसके बीच में होगा। तो जो लॉन्ग एक्शन होगा उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं,
और जो शॉर्ट एक्शन है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट। तो जो सीता है वो खाना बना रही थी, जब फिर उसके हस्बैंड ने क्या किया, बेल रिंग किया। तो खाना बनाने का तो लॉन्ग एक्शन हो गया, लेकिन घंटी बजाना तो एक शॉर्ट एक्शन कहलाएगा। और शॉर्ट एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो अब वॉज रिंगिंग का क्या बन जाएगा, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपको वहाँ पे वॉज रिंगिंग नहीं लगाना होगा, रैंग लगाना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ पे आपको लगानी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फिर वहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, याद रखना है जब आपके पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात हो रही हो, पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बात हो रही हो, लेकिन एक एक्शन होगा लॉन्ग एक्शन और उसके बीच में फिर होगा एक शॉर्ट एक्शन, तो जो शॉर्ट एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम। कोई एरर है इसके अंदर? हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये हमारा कंडीशनल का रूल नंबर 3 है। कंडीशनल रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपकी जो कंडीशन है, अगर जो कंडीशन है वो आपकी पास्ट परफेक्ट में है, अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका वुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो एरर, और यहाँ पे हमारा हैड और बीन दे रखा है, तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब आप देखोगे कि ये भी सही है, सी वाला भी सही है, हैड द रूम बीन ब्राइटर, वर्ब की थर्ड। देखो अगर हम इसको हटा देंगे ना, अगर हम इसको हटा देंगे तब भी हम कंडीशन बताते हैं, अगर हम इसको हटा देंगे तब भी हम कंडीशन बताते हैं। तो उसमें क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के लगा दो। तो देखो हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के लगाया तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेम चीज तो है, लेकिन ये तो गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, तो फिर हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना होगा। क्योंकि देखो ऑलरेडी जब ये सही है तो जब सही है तो फिर हम उसको गलत मार्क नहीं कर सकते है ना। देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम ये भी ऑलरेडी स्ट्रक्चर सही है, तो जब वो ऑलरेडी सही है तो हम उसको रॉन्ग कैसे मार्क कर देंगे ना, तो इसलिए ये भी ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन इसमें खुद में कोई गलती नहीं है, तो फिर इसीलिए हम सी नहीं चूज करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट हम चूज करेंगे। ठीक है, ये कंडीशनल का रूल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। ओके, इसमें एरर है, इसमें एरर क्या है, इम्प्रूवमेंट तो इसमें होगा। इम्प्रूवमेंट ये होगा कि जब भी आपके नेगेटिव एडवर्ब के साथ में सेंटेंस की शुरुआत होती है, अगर आपके नेगेटिव एडवर्ब के साथ में सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको इन्वर्जन फॉलो कराना होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस के साथ, नेगेटिव एडवर्ब के साथ में सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको इन्वर्जन फॉलो कराना होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगाना। अब देखो यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आओ, तो नेवर सच इंसिडेंट्स टेकन प्लेस, तो नेवर सच, नेवर हैव सच इंसिडेंट्स टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। माई मदर टीच मी टू बी अ गुड ह्यूमन बींग, तो मेरी माँ ने मुझे क्या किया, देखो देखो दो चीजें हो सकती थी, एक तो हो जाएगा कि मेरी माँ मुझे रेगुलर हैबिट में मुझे वो सिखाती है ना अच्छी ह्यूमन बीइंग बनने की हैबिट को। माई मदर टीच मी टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ना, एक अच्छा इंसान बनना मुझे सिखाती हैं। प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता था। तो एरर तो देखो इसके अंदर ऑलरेडी है, एरर ऑलरेडी है। आपकी जो माय मदर है ये एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे टीचर्स होना चाहिए था। तो अगर ऑप्शन में मुझे टीचर्स तो दिखाई दे नहीं रहा है,
अब मेरा ये तो मैं लगा नहीं सकती। टॉक्ड, स्पीच का ही कोई ना कोई फॉर्म हम लगा सकते हैं। तो फिर देखो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म दे रखा है। तो मेरी माँ मुझे पास्ट में सिखाया करती थी ना कि मैं अच्छे गुड ह्यूमन बीइंग बनना, मेरी माँ ने मुझे पास्ट में सिखाया था। ठीक है, मेरी माँ ने मुझे पास्ट में सिखाया था, तो यहाँ पे टॉट आ जाएगा। अगर वहाँ पे टीचर्स भी होता तो भी हमारा वो ऑप्शन सही हो सकता था। और अगर टीचर्स होता तो हम कह सकते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कोई एरर भी हम मार्क वहाँ पे नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब पैसेज आ गया है, तो पैसेज से पहले क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट से। What do you understand about the narrator from the description in the first paragraph? ये तो रीड करके ही हम बता सकते हैं कि पहले पैराग्राफ में नरेटर क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द अबाउट द नरेटर, नरेटर के बारे में आप क्या समझ रहे हो वो तो आप रीड करके ही बताओगे। हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्ड टू द स्पीच, स्पीच से वो कैसे रिस्पॉन्ड किए, ये भी हमें पूरा रीड करना ही पड़ेगा। कोई हेल्प और When the speech ended, the narrator was okay. जब स्पीच खत्म हुई थी तो नरेटर कैसा महसूस कर रहे थे? The narrator was disgust. Disgusted मतलब परेशान हो जाना। नरेटर डिस्कस क्यों हो चुके थे, परेशान क्यों हो गए थे? और how long did the narrator listen to the speech without judgment? और बिना जजमेंट के नरेटर ने कितनी देर तक स्पीच को सुना था? That's good. रीड करो फटाफट से। A guest speaker was addressing the faculty and the students in the college auditorium. तो कोई गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? गेस्ट स्पीकर आए हैं जो बात कर रहे हैं किनसे? वहाँ के टीचर्स हैं और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। I had joined the faculty the year before and was already drawing attention. और मैंने वहाँ पे ऐसा faculty एक साल पहले ही ज्वाइन किया था और मैं काफी ध्यान से सुन रहा था। I was 27, full of assumptions about myself, quick with a comment on everything, and expected people to pay attention to all that I had said. I listened to the talk for the first 5 minutes. By the seventh, I was looking around to check if others were listening. By the 10th, I had glanced at my watch 3 times and yawned once. मतलब I listened to the talk for the first 5 minutes. मैंने पहले 5 मिनट बहुत अच्छे से बात को सुना, फिर 7वें मिनट तक मैंने आसपास में देखा कि लोग टू चेक इफ अदर्स वर लिसनिंग, कि बाकी लोग सुन रहे हैं कि नहीं। 10वें सेकंड पे आते आते मिनट 10 मिनट तक होते होते मैंने 3 बार अपनी घड़ी को देख लिया और एक बार मैंने जॉनिंग भी कर दिया। 20 मिनट आते आते मैं पूरी तरीके से बोर हो चुका था एंड टेलिंग माई सेल्फ दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू सिट फॉर सच एन इंसिपिड टॉक। इंसिपिड टॉक का मतलब होता है एकदम बोरिंग टॉक है, एकदम डल है ना, बोरिंग है। आई वॉन्टेड टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपर्ट कॉमेंट्स विद माई नेबर, but he was completely sold out to the speaker and looked like it was the greatest day of his life. मतलब अब जो हमारे नैरेटर हैं वो एकदम पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं और अब वो अपनी बातों को अपने कुछ मतलब मान लो बीच बीच में कुछ कमेंट करना चाहते हैं अपने नेबर को, लेकिन जो उनका नेबर है वो कम्प्लीटली स्पीकर की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो जो उनके नेबर है ना उनके आज का लाइफ का सबसे बेस्ट डे है ये। और मैं इस बात से क्या हो गया था, डिस्गस्टेड। देखो उसमें लिखा हुआ था कि नैरेटर डिस्गस्टेड कब हुए थे, तो नैरेटर डिस्गस्टेड हुए हैं जब वो अपने नेबर के साथ में कमेंट पास करना चाहते थे, लेकिन जो नेबर है वो कम्प्लीटली बात को मतलब स्पीकर में ही बिल्कुल इन्वॉल्व हो चुके हैं। I tried to catch a word or phrase from the talk only to convince myself that this should be the his last talk ever. Okay. अब यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो इतने ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि वो बस ये देख रहे हैं कि ये कब खत्म होगा। आई ट्राई टू कैच अ वर्ड और फ्रेज, मतलब अब वो यहाँ पे फ्रेज और मतलब बस वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले शब्द से शायद पता चले कि अब स्पीच खत्म होने वाली है। द 1 hour टॉक टुक एजेस टू एंड। देख रहे हो आप, 1 घंटा हुआ है बात करते हुए। 1 घंटे की स्पीच को उनको ऐसा लगा कि उसको सालों लग गए हैं उसे खत्म होने में। एंड बिफोर द थैंक्स वर सेड आई जम्प्ड टू माय फीट विद अ साई ऑफ रिलीफ। मतलब जब उन्होंने थैंक्स बोला, उनके थैंक्स बोलने से पहले ही मैं अपने पैरों पर मतलब जंप करने जोर से लगा और मुझे एकदम मैंने चैन की सांस ली।
माई नेबर स्माइल्ड एट मी एंड सेड, मेरा नेबर जो है वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और कहा, जो टॉक थी वो वंडरफुल थी, क्या नहीं थी? वॉजंट इट? रिपोर्टेड, आई रिपोर्टेड इट ऑलमोस्ट किल्ड मी विद काइंडनेस, है ना। और वहाँ पे हमारे नैरेटर कैसे हैं, वो तो एकदम पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे ना, बोर हो चुके थे। अब देखो, what do you understand about the narrator from the description in the first paragraph? तो पहले पैराग्राफ में तो वो बहुत ज़्यादा ही आप देख सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो बहुत ज़्यादा क्या थे, ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बात को ना, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, फुल ऑफ assumption अबाउट माई सेल्फ, क्विक विद अ कॉमेंट ऑन एवरीथिंग। तो वो बहुत बहुत अच्छे से उस बात को सुन रहे थे ना। पहले पैराग्राफ में तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जहाँ पे वो बोर हो रहे हैं, तो पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छे से उनकी बात को सुन रहे हैं। देखो, तो ही वॉज अ जीनियस, नॉलेजेबल, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इसका मतलब तो घमंड हो गया, एरोगेंट हो गया, और यहाँ पे एरोगेंसी की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। और द कैरिस्मेटिक का मतलब होता है जब आप पूरी तरीके से उसमें मन मुग्ध हो जाते हो। तो हाँ, फर्स्ट पैसेज में तो दिया हुआ है कि वो पूरी तरीके से, मतलब फर्स्ट पैरा में है कि वो पूरी तरीके से उनकी उस बात में हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, नैरेटर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस स्पीच को, कैसे स्पीच किया नैरेटर ने? He did not mind it, he was engrossed in it, he was bored, he was glued. Glued मतलब उससे चिपक जाना, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एकदम बोर हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर बी ना, बोर हो चुके थे। तो पहले 5 मिनट तक उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 7 मिनट में वो आसपास देखने लगे, 10वें मिनट आते आते उन्होंने 3 बार अपनी घड़ी देख ली, तो वो क्या हो रहे थे, बोर हो रहे थे। ठीक है। When the speech ended, तो नरेटर कैसे थे, जब स्पीच खत्म हुई तो नरेटर बहुत ज्यादा अपने आप में कैसा फील कर रहे थे, रिलीव्ड फील कर रहे थे ना, बहुत उन्होंने चैन की सांस ली, बहुत ज्यादा कैसा महसूस कर रहे थे, रिलीव। द नरेटर वॉज डिस्कस्टेड, जो नरेटर थे वो डिस्कस्ट मतलब एकदम इरिटेटेड क्यों फील कर रहे थे, क्योंकि जो हिज नेबर वाज एंग्रोस्ड इन एन इंसिपिड टॉक, ही द टॉक वाज बोरिंग, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट एंड ही वाज इम्पेशेंट। नहीं, वो डिस्गस्टेड इसलिए महसूस किए थे कि वो अपने दोस्त, जो उनका नेबर था ना, उससे वो बात करना चाहते थे, लेकिन जो उनका नेबर था वो कम्प्लीटली उस बोरिंग टॉक के अंदर क्या हो गया था, एंग्रोस्ड हो गया था। तो ऑप्शन नंबर, हाउ लॉन्ग डिड द नैरेटर लिसन टू द स्पीच विदाउट जजमेंट? तो कितनी देर तक नैरेटर ने स्पीच को सुना बिना कोई जजमेंट पास किए? तो बिना कोई जजमेंट पास किए नैरेटर ने स्पीच को कितनी देर तक सुना? पहले 5 मिनट तक उन्होंने स्पीच को बहुत ध्यान से सुना, 7 मिनट होते होते उन्होंने अपने आसपास देखा, 10वें मिनट होते होते तो वो उन्होंने अपनी घड़ी को देखा, और 20 मिनट के बारे में भी कुछ बताया हुआ। चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन बहुत आसान ही होते हैं, एक बार बस क्वेश्चन देख लो, फिर आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं कि हाँ वहां से कुछ क्लिक हुआ था। तो जब आपको पैसेज सॉल्व करना होता है तो पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना होता है, फिर आपको पैसेज रीड करना होता है। पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए, फिर पैसेज को रीड कीजिए, और अपने आप फिर आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। तो इसके साथ में आज का हमारा सेट फिनिश हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू सेट के साथ में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।